हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान। इसमें है क्या, यहाँ पे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। दोस्तों, अम्ल क्षार लवण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अम्ल है क्या और इसका उपयोग क्या होता है और ये किन किन पदार्थों से क्रिया करते हैं, इनके बारे में व गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अम्ल के इतिहास के बारे में। अम्ल के इतिहास में बताया जाता है कि अम्ल का सर्वप्रथम ज्ञान मिस्र देश के निवासियों को हुआ, जिनमें एक प्रमुख थे ग्रेबर। ग्रेबर जो थे वो मिस्र के रहने वाले थे, उनको अम्ल का ज्ञान हुआ और वो अम्ल जो उन्होंने जिसका ज्ञान किया उस अम्ल का नाम था अम्लराज। दोस्तों, यहाँ पे अम्लराज क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। दोस्तों, तो अम्लराज होता क्या है। अम्लराज के बारे में बताया जाता है कि ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है और इनका जो मिश्रण का अनुपात होता है वो जो अनुपात होता है 1:3 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो 1:3 में जो एक रहता है 1% जो रहता है, कहने का मतलब अगर देख लिया जाए तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग रहता है। तो यानी 1:3 के अनुपात में मिले होते हैं अम्लराज। तो जैसा हमने अभी आपको बताया, अम्ल को एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया हम कह सकते हैं। एक्वारेजिया जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक्वा और रेजिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शाही जल। शाही जल का उपयोग बादशाहों के खाने में किया जाता था। बताया जाता था कि इसके उपयोग से पाचन क्रिया शीघ्र और अच्छी होती थी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बताते हैं अम्लराज के बारे में और अम्लराज के कुछ रहस्य के बारे में। जो अम्लराज होता है दोस्तों, अम्लराज शीघ्र ही जैसे उत्पन्न होता है या क्रिया के दौरान जैसे ही उत्पन्न होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन कुछ क्षण बाद वो नारंगी कलर का हो जाता है। और अम्लराज की पहचान दोस्तों ये है कि अम्लराज में से या अम्लराज में अम्ल में धुआं जैसा निकलता रहता है, अर्थात लगातार धुआं के रूप में वो निकलता रहता है। अब हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो अम्लराज होते हैं, अम्लराज कुछ धातुओं को गला देते हैं और जिन धातुओं को गला देते हैं उनको हम कहते हैं नोबल धातु। क्या कहते हैं दोस्तों, नोबल धातु। नोबल धातु जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लेटिनम और क्या है, यहाँ पे गोल्ड है। प्लेटिनम और गोल्ड को ये क्या करते हैं, नोबल धातुओं को गला देते हैं। और कुछ ऐसे भी धातुएं होती हैं जिनको ये गला नहीं पाते, जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है टाइटेनियम, इरिडियम, रुथेनियम, ओस्मियम, रेडियम। कुछ ऐसे भी धातुएं होती हैं जिनको वो गला नहीं पाते, जबकि एक्वारेजिया या अम्लराज जो होता है सबसे ज़्यादा संक्षारण करता है धातुओं का। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे अम्ल के इतिहास के बारे में हमने क्या किया, यहाँ पे अध्ययन किया। अब हम चलते हैं साधारण और व्यवहारिक तौर पर अम्ल किसे कहते हैं। व्यवहारिक तौर पे अम्ल किसे कहते हैं, तो जब अम्ल की बात आती है तो लोग खट्टा से संपर्क करते हैं, अर्थात खट्टा से संबंधित सोचते हैं। तो ठीक भी दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो आप जानते हैं यहाँ पे कि जो अम्ल की उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो अम्ल की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा का एसियर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। अर्थात कहा जाए तो जो अम्ल है वो एसियर से उत्पन्न हुआ है और एसियर का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और व्यवहार के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल की परिभाषा यही बताई जा सकती है कि ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे दिया गया है आम, नींबू, संतरा, इमली, अचार, ये जो भी होते हैं ये सभी खट्टे होते हैं और जब खट्टे होते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अम्ल कहते हैं। अब दोस्तों इसको परिभाषित करने वाले या इसको परिभाषित करने का समय कब हुआ, तो बताया जाता है दोस्तों यहाँ पे इनके परिभाषित करने का समय बताया जाता है कि 1884 में स्वांते आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी।
अर्थात 1884 में स्वांते आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल की परिभाषा, क्योंकि व्यवहारिक परिभाषा तो हमने ये बताया आपको कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये विज्ञान की भाषा में ये परिभाषा कहने का मतलब है सुटेबल नहीं थी, जिसके वजह से वो विज्ञान के आधार पे उनके तत्वों के आधार पे उन्होंने क्या किया कि 1884 में स्वांते आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा को परिभाषित किया, और उन्होंने क्या बताया इसको हम यहाँ पे उनकी परिभाषा से जानते हैं और अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या घुलकर, कह सकते हैं वियोजित होकर या घुलकर या आयनित होकर हाइड्रोजन धन आयन देते हैं या हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। अर्थात देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या घुलकर या आयनित होकर केवल हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे अम्ल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अम्ल के यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और ये फास्फोरिक अम्ल, बहुत से अम्ल हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुछ अम्लों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किए हैं, दिए हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल की परिभाषा क्या होती है और अम्ल का इतिहास क्या होता है और अम्ल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल के प्रकार, अर्थात अम्ल के प्रकार। तो अम्ल दोस्तों कई प्रकार से डिवाइड किया गया है अम्लों को, जैसे आनन के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य रूप से जो अम्ल होते हैं उनके तत्वों के पहचान के आधार पे वो दो प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कि अम्ल के प्रकार, अर्थात अम्ल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से, एक ऑक्सी अम्ल और एक हाइड्रा अम्ल। दोस्तों यहाँ पे हम ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा ऑक्सी अम्ल कहलाता है और कौन सा हाइड्रा अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सी अम्ल क्या है और हाइड्रा अम्ल क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सी अम्ल जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन उपस्थित होता है, अर्थात ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है या उनसे मिल के बने होते हैं, उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। अर्थात इनके एग्जाम्पल से आराम से समझा जा सकता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है आपका कार्बोनिक अम्ल और ये क्या आपका फास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे H2SO4 है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी उपस्थिति है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की यहाँ पे इन अम्लों में क्या होती है, उपस्थिति होती है। तो यानी कि ऐसे अम्ल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति से मिलकर बने होते हैं उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या है यहाँ पे, हाइड्रा अम्ल क्या है यहाँ पे, यानी कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन की उपस्थिति तो होती है लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हाइड्रा अम्ल। अब देख रहे हैं कि एग्जाम्पल से भी जैसे आप यहाँ पे ऑक्सी अम्ल के बारे में समझे थे, उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके एग्जाम्पल से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं आपको, हाइड्रा अम्ल जिन अम्ल या वैसे अम्ल या ये वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रा अम्ल। अर्थात वे अम्ल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रा अम्ल। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोआयोडिक अम्ल है कहलाता है। अर्थात एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की तो उपस्थिति है लेकिन यहाँ पे किसकी उपस्थिति नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अम्ल के प्रकार। अब हम यहाँ पे अम्ल का जो प्रकार है वो आयनन के आधार पे देखते हैं। किसके आधार पे, आयनन के आधार पे। तो आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि वो कौन कौन से अम्ल हैं आयनन के आधार पे, तो पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है क्या, दुर्बल अम्ल। आपका ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है आपका, दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक एसिड। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। अगर देखा जाए तो प्रबल मतलब मजबूत और दुर्बल मीन्स क्या होता है, कमजोर। इस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो
प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या है, प्रबल अम्ल की पहचान क्या है, या बहुत से अम्ल हो उनके नाम से हम कैसे पहचानेंगे कि वे अम्ल प्रबल अम्ल हैं। अर्थात यहाँ पे जो बताया जाता है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, अर्थात वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या आयनित होते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे अम्ल जो जल में आयनन होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, अर्थात जो आयनन की प्रवृत्ति होगा वो जल में सर्वाधिक होगा, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात प्रबल अम्ल। जैसे प्रबल अम्ल की एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये जो ऐसे अम्ल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल से त्वचा जल जाती है या जलती है। अर्थात प्रबल अम्ल जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, साबित होता है। अर्थात इस तरीके से प्रबल अम्ल को हम यहाँ पे भोजन के रूप में यूज नहीं कर सकते। अर्थात जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का हम भोजन के रूप में नहीं यूज कर सकते, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग भोजन के रूप में हम नहीं कर सकते या भोजन के साथ में हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्रबल अम्ल क्या होता है इसके बारे में फिर से समझते हैं हम यहाँ पे। तो जो भूगर्भ अर्थात जो भूगर्भ के अंदर चट्टानों से प्राप्त अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अर्थात प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये जो होते हैं, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे बात आ जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सजीवों के अंदर भी पाया जाता है, अर्थात आमाशय में इसकी उपस्थिति होती है। दोस्तों तो हम देखते हैं यहाँ पे दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आयनन के आधार पे है, तो उसमें आयनित होने की सर्वाधिक होती है। अर्थात वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, पूर्णतः नहीं आयनित होते हैं, अर्थात कम आयनित होते हैं, या कह सकते हैं कि आयनित होने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। तो हम कहेंगे वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होती है, अर्थात पूरी तरह से आयनित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल से त्वचा हमारी नहीं जलती। अर्थात हम नींबू का यूज करते हैं तो क्या उससे त्वचा हमारी जलती है, नहीं जलती है। हम सिरके का उपयोग करते हैं तो क्या उससे हमारी त्वचा जलती है, नहीं जलती है। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कमजोर अम्ल होते हैं, अर्थात वो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसीलिए वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या एसिटिक अम्ल, ये आपका क्या हाइड्रोजन साइनाइड है, और ये आपका क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे फार्मिक अम्ल जो चींटियों के अंदर पाई जाती है। चींटियों के अंदर कौन सी चींटी, लाल वाली चींटी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं सजीवों अर्थात पेड़ पौधों व जीव जंतु, पेड़ पौधों व जीव जंतु से प्राप्त अम्ल जो होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, अम्ल क्या होता है, अम्ल को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है, और अम्ल की उत्पत्ति क्या थी, किस देश में हुई, किसने की, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।